बेटा आप लोग को आवाज मिल रही है? आप लोग को आवाज मिल रही है? कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। I think in previous video we have discussed about neutralization reaction. So in this video we discuss about reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbon. ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं ना, ये मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट होता क्या है। Actually, according to your previous knowledge, class 9th knowledge, I think so you have many idea regarding to metal carbonate, metal hydrogen carbonate, but I again recall because many students not have awareness regarding to previous topic. So wait here. If metal combine with CO3, it is carbonate. If metal combine with CO3, then it form metal carbonate. Metal carbonates. Okay, and same in same situation. Sorry, here metal is spelling wrong. So I again write here. Metal plus CO3 is equal to metal carbonate. ठीक है, बट अगर हमें कोई कहे सर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, कभी कभी कहते हैं ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो वन मोर थिंग, मेटल प्लस HCO3 इज इक्वल टू, जब ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अगर ये आपको बातें क्लास 9 से पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम एक बार फिर से सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं. एक्चुअली CO3 इट इज अ ग्रुप, इट्स वैलेंसी इज 1, समझ, सॉरी वैलेंसी इज 2. CO3 its valency is 2, means you can write here above side -2, its valency -2. ठीक है, its valency -2. तो ये CO3 की वैलेंसी होती है. सपोज इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्बन एटम है, ये कोई कार्बन एटम समझिएगा, ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है. बट कंडीशन क्या होती है, अगर कार्बन एटम कभी ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो बॉन्ड का, तो आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, बट ऑक्सीजन के लिए एक कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है. अगर उसके डबल बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, जितने उसके बॉन्ड कम होते उतने उस पर माइनस चार्ज लग जाते हैं. ठीक है, चलिए सब जगह पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया. ये हम आपको CO3 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में. चलिए ये देखिए कार्बोनेट, कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी. इसके जो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो अब इसके देखिए ऑक्सीजन के हमने बताया था ऑलरेडी, आपके 2 बॉन्ड जो होते हैं ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड्स हमारे 1 है, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे कितने कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे, एक एक माइनस चार्ज आ जाते हैं. समझिएगा स्ट्रक्चर से तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ये देखिए, तो इस पे देखिए एक एक माइनस चार्ज आ गया, इसीलिए इस पे लिखा जाता है CO3 -2. इसका मतलब अब ये कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट मेटल से जुड़ेगा तो कितने बॉन्ड इसको चाहिए, 2. एक इधर से जुड़ेगा, एक इधर से, इसीलिए इसमें हम लिखते हैं CO3 -2. अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता, देखिए इसके केस में क्या होता है, इसके केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा,
जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा तो क्या करेंगे आप, देखिए, तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी एक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 था, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मतलब ये जब किसी से रिएक्शन करेगा या किसी से जुड़ेगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बट अगर ये करता तो क्या बनाता, ये डबल बॉन्ड बनाता। अब देखिए फॉर्मूला किसका हो गया, CO3, बट यहाँ पे अब क्या लग गया, एक हाइड्रोजन, तो HCO3। ये वो साइड एक माइनस चार्ज अब भी होगा, क्योंकि हमने जो बनाया है उसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो रिएक्शन है, कहता है कि जब कोई मेटल कार्बोनेट, अब तो आपको पता चल गया ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मींस दिस ग्रुप इज नोन एज मेटल कार्बोनेट। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इस टोटल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। और इस ग्रुप को अगर कहीं पर लगा तो बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और ये ग्रुप क्या है, तो ये है मेटल कार्बोनेट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सर ये कैसे पता चलता है कि डबल बॉन्ड नीचे वाला ऑक्सीजन बनाएगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक जी ने लिखा सर ये बता दीजिए कि डबल बॉन्ड नीचे वाला ऑक्सीजन बनाएगा, नहीं बेटा, आप किसी भी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये क्लास 11th की बात है, आपको हम वहाँ बताएंगे रेजोनेंस के हिसाब से। तो ये इसकी पोजीशन भी बदलती रहती है, पर डोंट वरी, आपको इतना नहीं जानना, आप कहीं पर भी इधर भी डबल बॉन्ड कर सकते हैं, सिंगल, मतलब किसी एक को डबल करना और दो को सिंगल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने अच्छा किया क्वेश्चन पूछ लिया, आपका कमेंट हमने पढ़ा। तो ये चीज आप देखिए, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, क्यों, क्योंकि इसमें हमने लगा दिया था हाइड्रोजन ग्रुप। और जब ये ग्रुप नहीं लगा होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन पे आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ये तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद मेन टॉपिक ये कहता है कि जब कोई हमारा मेटल कार्बोनेट, ठीक है, नहीं मेटल कार्बोनेट नहीं हाँ, मेटल कार्बोनेट करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, मेटल कार्बोनेट्स किस रिएक्ट करता है, किससे, किसी एसिड से, किसी एसिड से। तो ये हमें क्या देता है, समझिएगा, ये हमें देता क्या है, एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा, ये हमें देता है साल्ट प्लस वाटर, प्लस CO2 गैस। ये हमारा प्रोडक्ट बन के आता है। चलिए अब इस पे एग्जांपल भी कर लेंगे। तो देखिए साल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब भी आप देखते हैं कि मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, जनरली साल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जांपल में लिखते हैं Na2CO3, Na2CO3, सॉरी मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं Na2CO3। ये हमारा क्या था, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया, किससे कराया, अब जाहिर सी बात अगर ये मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से करेगा तो एसिड हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, आफ्टर this it make a compound that is like this. So I think you know what is form here. I have told you first it makes salt, but how salt form, I say when metal react with non-metal. So here in case of carbonate, if we break carbonate into two parts, so we found that sodium here and it break into two part like this. So ये बना लेगा कुछ और ये कुछ बना लेगा। देखिए क्या बनाता हूँ, अभी मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। जब ये टूटता है तो ये बना लेता है 2Na+, और ये क्या बना लेगा, तो साइड में इसके बना लेता है CO3 माइनस माइनस, मतलब 2 इस पे हम लिख देते हैं प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1, और इसकी जो चार्ज वैल्यू होगी, मतलब बैलेंसी होगी, CO3 है तो इसका -2 होता है, तो माइनस का 2 लिखे। अच्छा अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपने तो सोडियम पे 2 प्लस लगाना चाहिए, नहीं तो ये बैलेंस कैसे हुआ।
तो एक्चुअली सोडियम 2 टाइम लिया गया ना, तो एक सोडियम इसके एक माइनस को बैलेंस करता, दूसरा वाला दूसरी माइनस चार्ज को बैलेंस करता। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। जब हम इसको ब्रेक करेंगे ये भी दो पार्ट में टूटेगा। पहला हमारा टूटेगा क्या, H+, दूसरा टूटेगा Cl- में। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से टूटने वाला है ये जब टूटेगा हमारा तो ये टूटा होगा H+ में, दैट इज H+ एंड सेकेंड इज Cl-। ठीक है, तो हमने चार्ज नहीं लगाया, थोड़ा सा हमें टूल का यूज़ करना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट डोंट वरी, आप समझ गए होंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब obviously you know one positively charged particle combined with other negatively charged particles, so it is sodium plus, so it combined with chlorine and it is a carbonate ion, but we know it not directly react with hydrogen, it release first one oxygen। okay, it release first one oxygen, यहाँ से क्या होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो देखिए क्या बनता है, ओवरऑल रिएक्शन लिख के आपको समझाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला हमारा क्या बना चाहिए, साल्ट। साल्ट किसका बना होगा, सोडियम और क्लोराइड। कितना बना होगा, तो 2 बार बनेगा, क्योंकि आप बैलेंस चेक कर लीजिए, बैलेंस ही आपको हमने सिखा दिया था। प्लस में हमने क्या बोला, तो वाटर बनेगा। देखिए यहाँ पे H2 है, मतलब कि ये वाटर का, सॉरी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका H2। फिर ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन हमने बताया ना यहाँ से निकलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाटर। साथ में हमने और बताया था क्या बनने वाला है, तो साथ में बनेगा CO2 गैस। तो देखिए ओवरऑल यहाँ बचा क्या है, जब हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन निकल गया, तो ये इतना ही तो बचा। अभी हम मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो इतना ही बचा। ये क्या है, CO2 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा CO2। गॉट इट, आई थिंक बहुत ही सिंपल है। हाँ, सोनल जी ने आपको कोई मैसेज किया क्या, मैं देख लेता हूँ, सॉरी। बेटा जो आपने साल्ट लिखा नामिका जी ना, आपको साल्ट का नाम लिखना था, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, छोटे तो हो नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड लिखा है। अगर आप सबका केमिकल नाम जानना चाहें तो जान सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको CO2 बोलते हैं। तो ये आपने देखा, जब कभी भी आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था किसी एसिड से, तो बना रहा था साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। सेम सिचुएशन होती है इन केस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस सिर्फ वहाँ पे बैलेंस ही जो करते हैं, सॉरी, जो हम वहाँ बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शन का, उसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं, किसी मेटल कार्बोनेट का, और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए हमारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NaHCO3। अगला हमारा एग्जाम्पल सेकंड है NaHCO3 प्लस, भाई ये पूरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप क्या बोलेंगे, सोडियम मतलब मेटल हो गया, इस पूरे ग्रुप को आप बोलते थे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब इसका जो रिएक्शन हमने करा दिया है HCl से, फिर से HCl, देखिए क्या बनेगा। अच्छा, कुछ लोग ना, कुछ बच्चों को हमने देखा कैपिटल में लिख देते हैं Cl, तो ये कैपिटल में L नहीं होता है, ये L स्मॉल में होता है। चलिए क्या बनेगा देखते हैं। तो आपको पता है ये चीज़ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, पहले से पता है, अभी बताया था, ये जो पार्ट होता है यहाँ से ब्रेक होगा, और ये पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा। तो ऑलरेडी इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, और इसमें से एक ऑक्सीजन फिर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसके साथ चला आएगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला ग्रुप कहाँ चला जाता है, क्लोरीन के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, हमने बोला तो सिर्फ रिएक्शन जो आप बैलेंस कर रहे थे वही चेंज होगा, और बाकी चीजें क्या होंगी, कॉमन होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बना होगा, NaCl प्लस में क्या बना, देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या बना, H2। फिर एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला था, तो क्या बना, O। फिर से देखते हैं क्या चीज बना, रिमेन पार्ट CO2 बना है। ठीक है, तो देखा आपने प्रोडक्ट वही बना है, बट इनके नंबर ऑफ मोल चेंज है। यहाँ पे आपने देखा था साल्ट 2 मोल बन रहा था, और यहाँ पे वही साल्ट बना है बट सिंगल मोल बना है। तो उसमें कुछ डिफर नहीं है, सब कुछ सेम है। आपको करना क्या था कि अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी वही प्रोडक्ट बनाना था,
और मेटल कार्बोनेट है तब भी वही प्रोडक्ट बनाना था। बस उनकी जो वैलेंसी आप करते थे, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फेनोमेना आप अप्लाई करते थे, उसमें सिर्फ आपको ये मिला होगा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 मोल बने हैं साल्ट के, और वहाँ पे कितने बने, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 मोल बना साल्ट का, और यहाँ पे कितना मोल बना है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही मोल साल्ट का बना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको आगे कर सकूं और कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपकी हेडिंग थी रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, तो ये रिएक्शन हमारी पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा आते हैं, कुछ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उसको करते हैं। बेटा ये जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि आप सो के उठ रहे हैं क्या? अभी ये सो के उठने का टाइम नहीं है ना, तो आप एक टाइमली शेड्यूल बना लो कब आपको ज्वाइन करना। आप सो के जगते हो, हमने आपको टाइम टेबल भेज दिया था कि आपकी 2 दिन क्लास होगी, फ्राइडे और सैटरडे को 7:50 से होती है और 8:20 तक मैक्सिमम होती है। तो कोशिश करिएगा कि आप जो है अपनी क्लास को टाइमली ज्वाइन करें। अदरवाइज क्या है ना कि वही होगा कि सर मुझे तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पे। जैसा कि हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्या करते थे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। चलिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आई होप हमने अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो चलिए हम आपको माइक पे नहीं लेते बल्कि कमेंट आपका ऑन कर लेते हैं, देखते कौन सा पार्टिसिपेंट हमें सबसे फास्ट आंसर देता है। आई होप हम लोगों ने इसमें अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब कितने क्वेश्चन सॉल्व है आपको पता है? चलिए हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो हमने किया था यार, एक बार देख लेते हैं फटाफट, जो चीज़ें हमने की उसको भी दोहरा लेते हैं। अगर आपको स्क्रीन क्लियर ना दिख रही तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जूम करके दे देते हैं। फ्रॉम, अच्छा 15 तक हो गया था, अनंत जी कह रहे हैं सर 15 तक हो गया था। ठीक है, चलिए 15 के बारे में बात कर लेते हैं। 15 वाला क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप कह रहे हो गया था तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे रेंज में हम उनको करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम टच करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि आपको आंसर पता हो, ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा आइडिया हो कि जो आपके इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच क्या होगा, तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, एक चैट आ चुका है, लेस देन 7 बिकॉज इट इज एसिड। करेक्ट आंसर, बिकॉज इन योर इंटेस्टाइन, बिकॉज इन योर इंटेस्टाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट। कौन सा एसिड होता है? HCl। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। और आपको ये सारे क्वेश्चन क्या है ना, आपकी कॉपी में जो हमने सेकंड कॉपी बनवाई, 2 कॉपी बनवाया था, एक कॉपी आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए थी और दूसरी कॉपी आपकी नोट्स के लिए। तो सेकंड कॉपी में आप क्या करेंगे ना, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका आंसर आ चुका है, पहला ऑप्शन सही है। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? बताइएगा आप क्या होता है जब थोड़ा सा हम एसिड ने पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका आ रहा फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि आयनाइजेशन होगा, थर्ड डाइल्यूशन होगा। बहुत से लोगों ने हमें ऑप्शन भी दिया है और कुछ लोग को ऑप्शन सी सही लग रहा है। क्या जिनको जो ऑप्शन सही लग रहा है आप करिए, फिर हम अपनी राय देंगे आपको। अधिकतर बच्चे, सोनल ने भी दिया, अनंत ने, अनामिका ने भी ऑप्शन बताया है। चलिए ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं। एक्चुअली अगर हम एक ले लें थोड़ा सा बीकर, इनसाइड द बीकर हम भर देते हैं वाटर, और वाटर में जब हम लोग मिलाते हैं एसिड, तो और भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर यहाँ पे नहीं दिया गया तो वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं, मेरा मानना नहीं कि सिर्फ आपको आंसर हटाना है। देखिए जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं, जब हम इसमें वाटर को सॉरी एसिड को ऐड करते हैं, सपोज कर लीजिए हमने HCl एसिड लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमने HCl एसिड लिया, तो ये हमारा HCl टूट जाएगा किसमें? H प्लस में। जब ये इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस में टूट जाएगा। दूसरा क्या होगा? Cl
माइनस में टूट जाएगा। तो ये इस चीज को हमने क्या बोला था, ये हो रहा आयनाइजेशन, मींस आयन फॉर्मेशन। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही आ गया, ठीक है। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए एसिड को कहाँ ऐड किया जाता है, बेस में ऐड किया जाता है। और डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप एक तरह से कह सकते हैं उसकी डेंसिटी को हम घटा रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना किसी चीज को, गाढ़ा है तो उसको पतला करना। जैसे आपने शरबत बनाया, ज्यादा मीठा हो गया तो आप उसमें पानी मिला देते, उसमें जो शुगर के पार्टिकल हैं जिस पर्टिकुलर वैल्यू में थे, अब वो जब हमने वाटर ज़्यादा मिला दिया तो उनका एरिया बढ़ गया, अब वो दूर दूर हो गए, इसलिए हमें अब शरबत क्या होगा, कम मीठा लगेगा। तो यही सिचुएशन होती है डायलूशन के केस में। जब हम एसिड को कहीं ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो जो एसिड के हमारे आयंस होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में आई। देखिए साल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि हम वाटर में डाल रहे हैं, तो साल्ट कहाँ बनेगा। साल्ट फॉर्मेशन तब होता जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और आता है, आप बताइएगा आंसर क्या होगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कमेंट में आप लिखिए। आपकी रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, आप कमेंट में लिखिए फटाफट। एक्जोथर्मिक किसने दिया, सोनल जी ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर है। अगर आपको यकीन ना आए तो जब आप कभी एसिड को डाइल्यूट करिएगा तो आप बीकर को टच करिएगा, वो आपको बहुत हॉट लगेगा। इसका मतलब क्या, उससे हीट रिलीज हो रही है। और रीजन आपको एक और बता दें, आप 10th में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड वी ऐड वाटर इनटू एसिड, एसिड इनटू वाटर। तो आप बताएंगे वाटर को एसिड में ऐड करते हैं या फिर एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, कोई हमें बताएगा। चलिए आपका आंसर आ चुका है, एक्जोथर्मिक करेक्ट आंसर है। बट आप ये बताइए, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें पानी में एसिड को ऐड करते हैं या फिर एसिड को पानी में ऐड करते हैं। आप कुछ कहेंगे दोनों बातें एक ही हैं, एक ही नहीं है, आपके समझ के फेर है। एसिड इंटू वाटर, एसिड को वाटर में करते हैं, अधिकतर आंसर आ रहा है। बट क्यों, कोई बताएगा हमें। ये तो आप रट के भी बता सकते हैं ना कि ऐसा होता है, वी ऐड एसिड इंटू वाटर। आपका आंसर सही है, बट ऐसा क्यों करते, कोई बताए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप इसका आंसर दीजिए, ऐसा क्यों करते हैं। चलिए किसी का आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है आप टाइप कर रहे हो, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। एक्चुअली ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर, इफ वी ऐड वाटर इनटू एसिड देन इट क्रिएट एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है। हाँ सही आपका आंसर है, नितिन जी ने दिया था। ठीक है आपके आंसर सही है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। वहां पे विस्फोट हो जाएगा, इतनी ज्यादा उसमें हीट निकलती है ना कि वो जो आपने एसिड उसमें डाला है बीकर के साथ आपके मुंह पे आ सकता है, इतना ऊपर तक उठता है। इसलिए जब भी आप डाइल्यूट करें तो हमेशा एसिड को वाटर में डालें, बट ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें। अगर इकट्ठा डाल देंगे तब भी उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, which one of the following can be used as acid base indicator by visual impaired student। बताएंगे आप, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। ये आंसर किसी ने दिया, किसी ने सी आंसर दिया, ठीक है। सब अपना आंसर दे दीजिए फिर हम बताते हैं। करेक्ट आंसर सी ही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन है, वैनिला ना। ये आपका क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। अधिकतर लोगों ने सही आंसर दिया, सिर्फ आदर्श चौधरी ने, नितिन जी ने गलत आंसर दिया था। उससे पहले शिवम ने भी आंसर गलत किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। कोई बताएगा इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है। लाइम, आंसर आ चुका है,
और अधिकतर लोग अपने आंसर दे दीजिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। डी पार्ट आंसर आ रहा है, कुछ लोग लाइन लिख रहे हैं। तो आप देखिए ABCD लिख दिया करिए, कोई बात नहीं, मैं समझ जाता हूँ। ठीक है, आपका आंसर लाइन ही है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो लाइम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। एक्चुअली किसी को लाइम का फार्मूला पता हो तो कमेंट में लिखिए। लाइम मतलब आप जान रहे हैं, चूना। CaO कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लाइम का फार्मूला होता है CaO होता है। समझिएगा हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। CaO, अगर ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता तो इसमें तो कार्बन होना चाहिए ना। आधे को समझ में आ रहा होगा सर, ये जो आपने लिखा ये कार्बन नहीं तो और क्या। नहीं, ये कार्बन नहीं, ये कैल्शियम है, Ca लिखा है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए क्या चाहिए, तो हमारा एसिड में तो ऑक्सीजन होता नहीं, 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए और एक कार्बन का चाहिए, जिसमें से इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें भी देखिए सब में मिल सकता है आपको, कार्बोनेट्स होते हैं, बट इसमें ऐसा है कि इसमें कार्बन है ही नहीं। अगर कार्बन है नहीं तो जब किसी एसिड के साथ मान लीजिए रिएक्ट करेगा तो उसमें भी कार्बन नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कहाँ से। ठीक है, अगर आप बना भी लेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल जो होता है फॉलो नहीं करेगा, ना ही डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल फॉलो करेगा। तो आपका आंसर आ चुका होगा, डी पार्ट है। आपको समझ में भी आया क्यों आंसर डी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इन सॉरी एसिडिक इन नेचर। ये कॉमन सेंस लगाओ। आपका कभी उंगली कटा है? आंसर है, आपने आंसर दे दिया, बट सेकंड आंसर क्यों नहीं है? आपकी उंगली कभी कटी है? अरे कहीं बॉडी पार्ट में चोट लगा आपको? अधिकतर जब आपकी उंगली कटती है आप मुंह में डाल लेते हैं, क्या होता है उसका स्वाद कैसा होता है बताएंगे आप? आपके आंसर ए है, हमें पता है, बट हमें आंसर नहीं चाहिए। दूसरा आंसर गलत क्यों, ये हमें चाहिए। ठीक है, बताइएगा। जैसे कि कभी कभी आपकी फिंगर कट जाती है तो आप क्या करते हैं, उससे जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको मुंह में डाल लेते हैं, सक कर लेते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, कोई बताएगा? साल्ट होता है, करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपका जो कभी में डाला ही नहीं यार, ये आंसर गलत है, कभी मुंह में डाला नहीं गधा एक नंबर। अधिकतर आपसे ऐसा हो जाता है, कभी भी आपकी टंग्स में चोट लग जाए या ब्लीडिंग आपके गम से हो सकता है, मसूड़ों से भी हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता? एक्चुअली आपका ब्लड न्यूट्रल नहीं होता, रॉन्ग आंसर है। आपका ब्लड न्यूट्रल नहीं होता है, बेसिक होता है, जिसका पीएच 7.4 7.6 से लेकर के 7.4 तक होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट जो होता है इसका थोड़ा सा बेसिक होता है, साल्टी होता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, बेस होता है। तो इसलिए ये आंसर गलत था। ये कैसा था, बेसिक था। बट आपने यहाँ पे पूछ लिया था एसिडिक, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, वो क्यों गलत है? तो लाइम वाटर, चूने का पानी क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? CaO होता है ना, तो उसमें जो चूने का पानी होगा वो कैसा नेचर में होगा? हाँ, वो भी आपका आंसर सही है। बट यहाँ पे एक नाम लिखा गया यार, एंटा एसिड। ये क्या होता है, कोई बताएगा हमें एंटा एसिड क्या होता है? उसके नाम में भी एसिड है, फिर भी आपने उसको आंसर नहीं बताया। एंटा एसिड बेस होता है बेटा, हम बेस नहीं पूछ रहे, होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज बेस। आपकी बात तो सही है, बेस है, तीनों बेस हैं। बट ये एंटासिड होता क्या आपको पता है? जब आपको कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ना कच्ची डकार आ गई, आपके भोजन नहीं पचते, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, कुछ बेसिक सोल्यूशन लेते हैं। आपके इंटेस्टाइन होता क्या है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको डकार आने लगती है, तो आप उस सिचुएशन में एंटा एसिड यूज करते हैं, जिसका फार्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। उसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, उसी को एंटा एसिड भी कहते हैं। तो उसका नेचर तो बेसिक होता है, लेकिन उसका फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, MgOH होल ट्वाइस। ये क्या करता है, ये एक बेस है, जब आपके इंटेस्टाइन में एसिड होता है वहां पे जाता है, उससे रिएक्ट करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिसमें आपके जो इंटेस्टाइन में, स्टोमक में जो एसिड बना था वो न्यूट्रल हो जाता है, साल्ट के फॉर्म में
ड्यूरिंग यूरिनेशन वो बाहर हो जाता है, और वाटर भी जो एक्सेस अमाउंट में बनता है वो बाहर हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं सर ये तीनों तो बेस थे, बट लाइम जूस जो होता है ये क्या था, आपका एसिड था। ठीक है, तो ये देखिए रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा सूझबूझ का अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, ये नहीं कि आप रट के बैठ जाओ। तो आई होप आपको समझ में आया, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अपोज एसिड नहीं करता बेटा, उससे रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, वहां पे अपोज नहीं करता, ना ही सपोर्ट करता है। आपको पता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का कुछ ना कुछ पीएच होगा, बेस का कुछ ना कुछ पीएच होगा, जब दोनों रिएक्ट करेंगे न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपके स्टोमक की जो एसिडिटी थी गायब हो जाएगी। तो जैसा कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनो का जानते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग और बदमाशी क्या करते हैं, कहते हैं सर हमें एसिडिटी हो गई सिरका पी लेते हैं। उनको थोड़ा सा समझा दीजिएगा, सिरका खुद ही एक एसिड है, उसे पीने से एसिडिटी जाती नहीं और बढ़ जाती है। तो आप अगर ऐसा करते हैं हरगिज ना करें। ठीक है, अगर छुट्टी मानी स्कूल चल रहा है तो आप कर सकते हैं, घर वाले कहेंगे हाँ बच्चा परेशान है, जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देखते हैं। इसका आंसर आप हमें बताइएगा विद सोल्यूशन, बहुत सिंपल है, ये भी हमने आपको पहले से बता दिया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus, मतलब एक apparatus सेट किया गया है, इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन भरा गया है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, और एक एलईडी उसके सर्किट में लगा दिए हैं। जब हम सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक एलईडी लगा दे रहे हैं, और जो सोल्यूशन है उसमें एक हमने रबर का कॉर्क लगाएगा। समझिएगा, रबर का कॉर्क इसलिए लगाया है कि जो हमारे दोनों टर्मिनल है बैटरी के, जब वहां पे आएंगे तो एक दूसरे से टच ना हो, मतलब कि हमारी सर्किट कंप्लीट ना हो। समझिएगा, सर्किट को फिर से देखिएगा। यहाँ पे जो सर्किट उसमें एक बैटरी लगी है, बैटरी का एक टर्मिनल कॉर्क में आयरन नेल के माध्यम से पिंच किया गया है, और फिर उसको जहाँ पिंच किया उससे थोड़ी दूर पे दूसरा जो टर्मिनल है या फिर दूसरा छोर उसी वायर का सिंगल फेज का हमने फिर से पिंच किया है, फिर उसका लास्ट टर्मिनल ले जा करके कहाँ जोड़ दिया, एलईडी से, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। एलईडी से जोड़ने पे एलईडी ग्लो करेगी कि नहीं, वहाँ पे बल्ब लिखा, आप एलईडी लिखिए। घर पे कर सकते हैं एक्टिविटी, क्लास 9th में आपने नहीं किया 10th में आप करेंगे, ये एक्टिविटी घर पे करिएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन डालने हैं। अगर सोल्यूशन आपने डाला, देखिए दोनों टर्मिनल यहाँ पे अलग अलग, मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट है। सोल्यूशन डाला, अगर ये एलईडी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आप देखिए जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो एलईडी ग्लो नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने कोई सोल्यूशन इसमें डाला, सपोज आपने कोई एसिड डाल दिया, या फिर आपने कोई बेस डाल दिया, कोई साल्ट सोल्यूशन डाल दिया, जिस सोल्यूशन को डालने से ये एलईडी या ये बल्ब ग्लो कर रहा, वो सोल्यूशन का नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। कभी कभी आपने देखा है पानी में करंट उतरता है ना, पर ऑयल को आपने चेक किया, ऑयल में करंट नहीं आता। पेट्रोल में चेक किया, नहीं आता ना, आज चेक कर लेना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट मत डालना, या डीसी करंट डालना, नहीं तो कहोगे आपने कहा था चेक करने के लिए, घर वाले हमारे घर तक आ जाएंगे, क्या बता दिया कि फिर कुछ चेक करने लायक रहा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, डीसी से करिएगा, अदरवाइज आप लैब में आइएगा, हम करवा देंगे। आपको हमने आंसर नहीं बताने के लिए बोला, हमने आपको समझाया। ठीक है, तो ये जो अपरेटस है ये हमें क्या बताता है कि कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कैसे, अगर हमारा जो बल्ब ग्लो किया है, जो हमारा बल्ब ग्लो किया है, अगर जिस सॉल्यूशन से किया है वो सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। दो चीजें होंगी इसमें, कुछ सॉल्यूशन में जो बल्ब होगा लाइट ग्लो करेगा, कुछ में ब्राइट करेगा, मतलब कुछ में बहुत तेजी से जलेगा। जिसमें तेजी से जलेगा और गुड कंडक्टर होगा, जिसमें स्लो जलेगा वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, और जिसमें नहीं जलेगा वो नॉन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन तो आपको पता ही है, क्योंकि अधिकतर लोग तो आंसर देख के बैठ जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। आप आंसर सीधा सीधा हमें बता दीजिए क्या आएगा। तो इसमें क्या लिखा है, पहला ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिड। तो देखिए इसमें क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया वो एसिड नहीं है।
चलिए देखते हैं, क्या पता यही ऑप्शन सही हो। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला है, इसमें NaOH डाला है। तो NaOH डाला, ये क्या है, एक बेस है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन और फॉल कंडक्शन। चलिए देख लेते हैं ये भी कि NaOH आयन बना रहा है कि नहीं। जरूर आयन बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सर्किट। जब भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसमें क्या चाहिए, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देता कौन है, तो आयन देते हैं। अगर आयन हमें दे रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिए आयन बन रहा है, हाँ बन रहा है। इसका मतलब ये हमें क्या देगा, आयन देगा। तो इसमें ये आंसर हमें तो सही लग रहा है, अगर आपको नहीं लगता तो आप बताइएगा। ये गलत है। पर अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। रॉन्ग आंसर है। सर्किट कंप्लीट हो गई इसीलिए बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयन बना, आयन फॉर्मेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था तो वहां भी दोनों टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो हो रहा था ना, डिफ्लेक्शन आ रही थी नीडल में। क्या रीजन था, यही रीजन था, वहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे। और अधिकतर जब करंट फ्लो करता है ना तो वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ाई जा चुकी हो तो, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़िएगा। बल्ब विल नॉट ग्लो, फोर ऑप्शन है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। हाँ, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। मैं नहीं कहता कि नहीं करता है, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से ये ग्लो कर रहा है, यहाँ लिख दिया नॉट ग्लो। इस तरह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20 का सी ऑप्शन आ गया। इस मीटिंग को यहीं फिनिश करते, मेरी दूसरी क्लास से अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पर आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा।